तो इसमें हम जानेंगे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसी बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। तो हमारे साथ कई सारे डॉक्टर हैं। तो मैं हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव जी आते हैं, जिनके साथ हम पहला पॉडकास्ट करेंगे। जब डिप्रेशन के बारे में जानेगा भारत, तभी तो बदलेगा अपनी सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस कैंपेन में डॉक्टर प्रदीप यादव जी। तो डॉक्टर प्रदीप यादव जी अपने बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी, थैंक यू। और मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ आलमबाग एरिया। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा इस फील्ड में अनुभव करीब 8 से 9 साल का है। और इस बीच में मैंने हज़ारों की संख्या में पेशेंट देखे हैं जो कि हर तरह की डायग्नोसिस के हैं। जैसे जो कॉमन रोग मिलते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, इस तरह के रोग मिलते हैं सामान्यतः समाज में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास और तय समय पर या सही समय पर आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन तब भी कुछ ग्रे एरिया है, कुछ खालीपन है कि अभी बहुत लोग पुराने पद्धति पे चलते हैं कि मानसिक रोगों का पहचान हम देखते हैं कि गांव के साइड या लखनऊ में कुछ ऐसी जगह या देहरादून हो गया जहाँ यूनिवर्सिटी हब है, तो वहाँ पे लोगों को होता है तो लोग तो कहते हैं कि ये भूत प्रेत चढ़ गया। तो घर वाले उनको डॉक्टर के सही टाइम पे नहीं ले जाते हैं। जब उनका ऐसा कुछ होता है डिप्रेशन, तो या बाबा उनके पास चले जाते हैं। तो बाबा उनको कुछ बबूत या चावल खा देते हैं और फिर केस बिगड़ता है, एक्सट्रीम केस आता है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो ऐसे लोग लिए आपके पास क्या सलाह, डिप्रेशन क्या लक्षण होते हैं? इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो या बाइपोलर हो, हर रोग की शुरुआत ऐसी होती है कि जो भी मरीज है उसकी कार्यशैली और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है रोग के हिसाब से। जैसे डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो कम बात करना शुरू करता है, अपनी चीज़ें बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करता है, जो भी काम है उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है, खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, या फिर अत्यधिक सोना भी डिप्रेशन के लक्षणों में आता है। या फिर अगर हम बाइपोलर की बात करें तो जिसमें मैनिया के एपिसोड होते हैं, पेशेंट मीडिया में क्या ऐसे हमने कई बार देखा है। जी, एक्चुअली बाइपोलर का मतलब होता है कि एक उसका जो एस्पेक्ट है वो मैनिया का है, जिसमें पेशेंट के हाव भाव में, स्वभाव में और इवन चलने की गति में, पहनावे में, सब चीजों में बदलाव हो जाता है। रंग बिरंगा कपड़ा पहनना, ज्यादा पैसा खर्चा करना, अपने स्वभाव के विपरीत ऊंची ऊंची बात करना, बड़ी बात करना, फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करना, कम सोना, सोकर भी ऊर्जावान महसूस करना, ये सब मैनिया के लक्षणों में आता है। और इसका जस्ट उल्टा डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन अपने आप में एक सिंगल बीमारी भी हो सकती है, और अगर हम बाइपोलर की बात करें तो उसमें इसका एक एस्पेक्ट मैनिया होता है और दूसरा एस्पेक्ट डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन के लक्षण उसमें दोनों में सही वही रहेंगे जो डिप्रेशन में अपने आप होते हैं। तो मेन जो कमी आती है कि इसमें जैसे ही मरीज का स्वभाव बदलता है, लोगों को लगता है कुछ ऊपरी हो गया, जिसकी समझ किसी को नहीं है। और चूंकि मनोरोग विज्ञान के डॉक्टर्स भी पहले बहुत कम थे समाज में, तो इस वजह से कई बार लोग जाते थे अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो उनकी पहुंच में आते थे, उनके पास जाते थे, तो उनके पास कोई इलाज नहीं रहता और वो सही सलाह भी नहीं देते थे। लोग झाड़ फूक के चक्कर में, तंत्र मंत्र चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में भटक कर और अपना केस पुराना कर लेते थे, जो कि जटिल हो जाता था उनके लिए, खुद उनके परिवार के लिए और डॉक्टर के लिए भी जटिल हो जाता है अगर बहुत पुराना मरीज हो जाता है। जी, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि शुरुआती लक्षणों को पहचानना, कि अगर व्यवहार में परिवर्तन, पूरी तरह से व्यवहार में परिवर्तन अगर आ गया, जैसे पेशेंट को शक होना, डर लगना, नींद ना आना, अनावश्यक नशा करना या बिना काम का बुदबुदाना या अनावश्यक मारपीट करना, ये सब लक्षण अगर आते हैं तो ज्यादातर ये सिजोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। और इसको हम लोग एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस का मतलब है कि पेशेंट के अंदर अपने रोग के बारे में कोई
ज्ञान या कह लें इंसाइट नहीं होती, तो पेशेंट ना खुद ये बता पाता है कि मुझे क्या हुआ है, और ना वो किसी तरह का किसी से सहायता ले सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है फैमिली मेंबर्स का, परिवार के सदस्य का, कि वो समय से उसके लक्षणों को पहचाने, उसके व्यवहार के परिवर्तन को पहचाने और जल्दी से जल्दी चिकित्सक के पास जाए, मनोचिकित्सक के पास जाए। पर अभी भी देखते हैं कि जैसे हमारे सिंह को हुआ था, वो स्टेज पे गया, उसको लोग मारने आ रहे, तो डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज नहीं है। और जैसे लेते हैं जैसे डिप्रेशन में जो एंटीडायरेक्टिक दवा लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में आने के बाद, तो इससे क्या नुकसान है? ये केवल लक्षणों को दबाने वाली बात है कि जैसे कई लोग कोई नशा ले लेते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो सीनियर सप्रेसेंट होती है, यानी कि दिमाग की गतिविधि को कम कर देती है, सप्रेस कर देती है। कुछ लोग अल्कोहल ले लेते हैं, कुछ लोग टोबैको का नशा करते हैं, लेकिन ये केवल लक्षणों को दबाने वाली बात हो गई। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया हनी सिंह का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग देखिए समाज में, दीपिका पादुकोण हो या फिर हनी सिंह हो, ये लोग समाज में अपना एक कोई पहचान इन्होंने नहीं छुपाई कि हमें ये रोग था, उन्होंने बताया, तो हाई अवेयरनेस का काम किया इन्होंने कि नहीं ये मुझे था, मैं परेशान था, मैंने काम छोड़ दिया था, पूरी तरह से 0 हो गया था, अब पूरी तरह से 100 हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 100% ठीक हो सकता है। मतलब समाज में इन्होंने ये एक तरह से संदेश दिया और वाकई ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए रोग का समय से पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे लोग डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, लाइक मैंने भी कॉलेज टाइम पे देखा बहुत लोग वो शेयर नहीं करते कि हमें डिप्रेशन में दवाई खा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या चीजें शेयर करनी चाहिए, लाइक मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं रिकवर हो गया, आपका रिकवर अपनी कहानी सुनानी चाहिए कि इसको हमको दबा देंगे, समाज इस लेवल पे पहुंचानी है डिप्रेशन पेशेंट को एक नॉर्मल से कि हमको उस कहानी दबा देनी चाहिए, हमारे साथ हुआ कि उसको हम कहानी पब्लिक में सुना सकते हैं। देखिए है क्या कि जैसे मान लीजिए अगर आपने दबाया, अगर आपने छुपाया, तो पहली बात तो वो इलाज का अधूरापन है। जैसे जब डिप्रेशन का इलाज होता है, तो डिप्रेशन का मतलब है कि आप समाज से कटे महसूस कर रहे हैं, अपने आप से कटे महसूस कर रहे हैं, परिवार में किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप अपने चीजों से या एनवायरनमेंट से कट गए। तो इसके इलाज का तो आधा पार्ट है कि आप एनवायरनमेंट से जुड़िए, वातावरण से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, उनसे बात करिए। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पार्ट ऑफ डिप्रेशन ट्रीटमेंट है कि जो दवाई डॉक्टर ने दिया है वो तो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा पॉजिटिव लोगों से बात करना है, पॉजिटिव सोच रखना है, योगा करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, अच्छा खाना खाना है और परिवार के बीच में रहना है, तो रिकवरी में बहुत मदद मिलती है। अगर कोई अकेला रहे, केवल दवाई खाए, अपना एनवायरनमेंट मॉडिफाई ना करे, उसको ज्यादा समय लगता है रिकवर करने। और जैसे कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया तो पागल हो गया, बहुत लोग कहते हैं, कॉलेज में कहते हैं, लोग बच्चों को चिढ़ाते हैं कि यार इसे डिप्रेशन से बात मत करो। तो आप क्या सलाह देंगे जो स्टूडेंट को डिप्रेशन हो रहा है, उनके दोस्त मतलब उनके क्लासमेट, उनसे बात करें कैसे? क्लासमेट का एक मेन रोल होता है कि बच्चा 12th के बाद कहाँ जाना पढ़ने, हॉस्टल ले लिया, हॉस्टल में उसको हो गया, अब लोग उसको पूरा क्लास अलग कर दिया, मैं इसको डिप्रेशन से बात मत करना। तो आपकी जो स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? देखिए स्टूडेंट्स को हमेशा सारे लोगों से दोस्ती नहीं करनी, बातचीत अलग चीज होती है और एक इमोशनल अटैचमेंट या फिर हमारी जो एक शेयरिंग है वो कुछ अच्छे लोगों से होनी चाहिए। सारे लोग फ्रेंड हो भी नहीं सकते, तो अगर हमारी शेयरिंग कुछ अच्छे फ्रेंड से होती है, तो अगर मान लीजिए कभी डिप्रेशन जैसा कोई एपिसोड आया तो वो आपको समझेंगे, इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स का सपोर्ट तो कई बार माइल्ड एंजाइटी या फिर हम कहें कि सब क्लिनिकल डिप्रेशन, यानी कि जब डिप्रेशन आया भी नहीं रहता, उसके शुरुआती स्टेज में कई बार तो फ्रेंड्स ही रिकवर कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच से, थोड़ी काउंसलिंग से या हंसी मजाक से। तो कई बार फ्रेंड खुद रिकवर कर लेते हैं कि वो अच्छा एनवायरनमेंट देकर माइल्ड डिप्रेशन या सब क्लिनिकल डिप्रेशन खुद ठीक कर लेते हैं। तो इतना बड़ा रोल है फ्रेंड्स का। तो जैसे आजकल मुझे कई सारे साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, मतलब जो 2 महीने कोर्स करने के बाद काउंसलिंग कर रहे हैं, और आप में से जैसे आप लोग होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? किसी को डिप्रेशन हुआ तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कर रहा है या आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपके पास आ रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, इसकी जो डिग्री होती है
EMT मिलती है, वो आफ्टर MBBS मिलती है। तो इसमें रोग का निदान, और जब हम लोग प्रॉपर एक सेटअप में रहते हैं तो हमारे पास हम डॉक्टर्स के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक वर्ड होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसकी पढ़ाई मेडिकल कॉलेजेस में होती है। साइकोलॉजिस्ट तो बहुत लोग अपने आप को प्रोनाउंस कहते हैं या फिर लेबल करते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसकी ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेजेस में होती है, विटामिन पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं, तब उनको डिग्री मिलती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और उसके अलावा हमारे पास सोशल वर्कर होते हैं। सोशल वर्कर का मतलब ये है कि आपके फैमिली में आपस में रिलेशंस क्या हैं, आपस में क्या रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल क्या रिलेशन है, क्या फैमिली स्ट्रेसर्स हैं, इन सब के बारे में वो बात करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो अपना असेसमेंट करता है, कई तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, तो उससे डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन होता है, और पेशेंट को जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दवाई के अलावा जो काउंसलिंग है, थेरेपीज है, वो पेशेंट को लर्न कराता है, और मल्टीपल विजिट से पेशेंट वो चीज लर्न में कर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट का भी रोल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है, सोशल वर्कर का रोल है। ये सारे एक डिजीज को कंप्लीटली क्योर करने में एक दूसरे के एक तरह से पाए हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, लेकिन पर्सन एजुकेटेड होना चाहिए टू द लेवल ऑफ मेडिकल कॉलेज। कई बार लोग मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने, फिर एज ए साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया, फिर वो क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं से वर्क फ्रॉम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी मरीज नहीं देखा है, और जो रियल पेशेंट्स पर स्टडी होगी या वहां से जो लर्निंग होगी, वहां से जो थीसिस होगी उनकी, वो आपको पेशेंट रिकवरी में मदद कर सकती है। केवल थियरी पढ़कर कभी भी किसी का इलाज नहीं किया जा सकता। जी। तो जैसे हम पहचाने कैसे, जैसे आप चलो यहाँ लखनऊ में तो आप हो गए, अब कोई बैंगलोर का, पुणे का, या कोई कानपुर या गांव के साइड का ऑडियंस हो गया, हमारी कोई गांव साइड का ऑडियंस हो गया, अयोध्या का ऑडियंस हो गया, तो वो कैसे में डॉक्टर हमारे राइट है, मींस कि हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने अपना गूगल पे रेटिंग्स को डाल दी कि मैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, बट हम पहचाने कैसे कि अगर हम उससे अपना इलाज करा रहे हैं तो हम रिकवर ऑपरेट नहीं होंगे, इन केस हमारा ऑपरेट तो हम राइट डॉक्टर कैसे चुनें? देखिए, हर जिले में अब जिला अस्पताल तो था ही पहले भी, हाँ बिल्कुल है, और अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का भी सेटअप दिया जा रहा है। हाँ। तो मरीज को ये चाहिए कि सबसे पहले अपने जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जाए और वहां सबसे पहले हेल्प लेने की कोशिश करे, तब उसके समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर वो मेडिकल कॉलेज में नहीं भी जानता है कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ के टीम एक्सपर्ट होती है मेडिकल कॉलेज की, वहाँ वेरियस स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसको सिम्टम के आधार पर अपने आप जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाएगा। तो उसमें पेशेंट को कुछ नहीं सोचना, उसकी स्क्रीनिंग अपने आप हो जाएगी, वो जिला अस्पताल को या मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ वही मरीज देखा जाएगा जो अपनी अपनी स्पेशलिटी का है। और बाकी जैसे आजकल बहुत मतलब एक मिथ फैला हुआ है कि डिप्रेशन की दवा खाने से इंसान मोटा होता है, तो इसमें कितनी रियलिटी है कि मोटा सही होता है कि इसे भी बनाया गया कि लोग इलाज ना कराएं? देखिए, कई तरह की दवाइयां हैं जो वाकई वजन बढ़ा सकती हैं, लेकिन डिप्रेशन में सबसे पहले प्रभावित होता है पेशेंट की जीवन शैली। अब किसी मरीज की अगर जीवन शैली प्रभावित हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम से खाना नहीं खा रहा, टाइम से सो नहीं रहा है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है, चल नहीं रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो ये है। कुछ दवाइयां वेट बढ़ाने की पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन वो तब नहीं बढ़ाएंगे जब जीवन शैली सही रहेगी। और डिप्रेशन के इलाज में जब दवाइयां लिखी जाती हैं तो उसके साथ हमेशा डॉक्टर लिखकर समझाकर पेशेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को भेजता है कि इसमें आपको एक्टिव रहना, शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए, खाने पीने का, सोने का, एक्सरसाइज का शेड्यूल सही होना चाहिए। तो जो पेशेंट फॉलो करते हैं उनको कोई रिस्क नहीं रहता, उनको कोई वेट गेन नहीं होता। मतलब कि मिथ है एक तरीके से, वो मिथ है। वो मिथ इसलिए हुआ क्योंकि आप अगर डॉक्टर की या तो सही डॉक्टर के पास आप गए नहीं, या तो आपने सही से फॉलो नहीं किया जो डॉक्टर ने आपके ट्रीटमेंट के साथ प्रिकॉशंस बताए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए, उसको आपने फॉलो नहीं किया। जैसा माइग्रेन होता है, जैसे बहुत लोगों को माइग्रेन होता है और वो क्या मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, खा लेते हैं, मतलब माइग्रेन में क्या पेशेंट को मेडिकल स्टोर से लेना चाहिए कि सीधे पहले डॉक्टर के पास आना चाहिए?
ये माइग्रेन कहाँ तक खतरनाक है? देखिए, मेडिकल स्टोर एक दवा की दुकान है हाँ, और वहाँ जो पर्सन डील कर रहा है वो फार्मा में या तो बी फार्मा होगा या तो डी फार्मा होगा तो एम फार्मा होगा। फार्मेसी का मतलब केवल दवाओं की नॉलेज। हालांकि उनको बेसिक क्लिनिशियन ऑफ विलेज में कहा गया है, लेकिन बेसिक क्लिनिशियन का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मानसिक रोग की कोई प्राइमरी दवाई आप दे सकते हैं। आप केवल जुकाम, बुखार, पेट दर्द या पेट का खराब होना ये सब दवाई दे सकते हैं। तो मानसिक रोग की, मनोरोग की कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। वो सारी चीजें घातक हैं इसलिए क्योंकि बाजार में बहुत तरह के दर्द निवारक दवाइयां हैं, पेन किलर्स हैं, सबका रोल अलग अलग होता है। कोई सर दर्द में काम करती है, कोई घुटने जोड़ में काम करती है, कोई सूजन में काम करती है, कोई बुखार में काम करती है। तो कुल मिला के जब भी सर दर्द होता है तो लोग एक ऐसी दवाई लेकर खा लेते हैं जो हर तरह के दर्द में काम होती है, काम आ सकती है। तो वो हर चीज में फायदा करेंगी, बुखार में भी फायदा करेंगी, जोड़ दर्द में भी फायदा करेंगी, मांसपेशियों के दर्द में भी फायदा करेंगी, तो ओबेसिटी और सर दर्द में भी फायदा करेंगी। लेकिन हर एक रोग के लिए एक स्पेसिफिक दवाई उपलब्ध है बाजार में, वो आपको सही फिजिशियन या डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर मेडिसिन लेना है, किसका साइड इफेक्ट कम है, क्या फ्रीक्वेंसी है, अगर ज्यादा लेनी पड़ी तो हमें कौन सी दवाई प्रेस्क्राइब करनी है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे, लाइक हम लोग पॉडकास्ट एंड और कुछ व्यूअर्स को लाइक कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है मनोरोग में, मानसिक रोग में सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। तो जैसे विदेशों में होता है कि वहाँ किसी भी रोग का प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन होता है, यानी कि अगर आप रोग आने के पहले ही उसको बचा लें तो ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि अपने जीवन शैली सही रखें, अच्छे दोस्त रखें, टाइम से सोएं, टाइम से खाना खाएं, कोई भी स्ट्रेस जल्दी से जल्दी मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस यानी कि तनाव वो किसी भी बड़ी मेडिकल बीमारी से लेकर मानसिक बीमारी हर एक चीज में एक्सिस में फर्स्ट नंबर पर आता है। यानी कि अगर आप तनाव को मैनेज करते हैं, जीवन शैली सही रखते हैं, तो अधिकतर मानसिक बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएगी। मान लीजिए किसी कारण से आ गई, अनमानसिक कारण से या किसी भी ऐसे कारण से जो आपको नहीं पता है, तो जल्दी से जल्दी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें, तो उससे मानसिक रोग का, दिमाग का ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वो 100% रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है। मानसिक रोग के किसी भी समाधान के लिए ऑनलाइन संपर्क करने के लिए हेल्थफ्लिक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें एंड्रॉइड पर और उस पर डॉक्टर्स कोड HP 1839 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इससे आप ऑडियो या वीडियो कॉल द्वारा अपनी समस्या बता सकते हैं और उससे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन या आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि डायरेक्ट आपका मैसेज या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और आप इजीली फॉलो अप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और यही आशा है कि अब आप लोग भी समाज में अवेयरनेस देंगे और सभी मानसिक रोग